हेलो गाइस, स्वागत है आप सबों का प्रेरणा आईएएस में। आज का जो टॉपिक है मोहम्मद गोरी का जो इन्वेजन है, उसका जो आक्रमण है, तो भारत के जिन क्षेत्रों पर जब उन्होंने आक्रमण किया तो उनके क्रियाकलापों पर आज हमें पूरी तरह ध्यान देना है, क्योंकि इसके पश्चात ही हम देखते हैं कि भारत में दिल्ली सल्तनत, जहां मध्यकाल की शुरुआत होती है, भारत में मुस्लिम राज्य कायम होते हैं। 1206 में जब दिल्ली सल्तनत स्थापित होती है तो उससे पूर्व जो भी घटनाएं घटी है, तो मोहम्मद गोरी का जो अभियान है उसको पहले हम लोग समझते हैं कि किन क्षेत्रों पर उन्होंने कब अभियान किया, किन क्षेत्रों पर उन्होंने कब्जा जमाया, जो आगे चलकर भारत में मुस्लिम राज्य स्थापित करने में अग्रसर होता चला गया। तो आइए सबसे पहले बारीकी से मैप के थ्रू आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये मालूम होगा कि भारत का जो सेक्शन वर्तमान में है, अगर उस समय की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो आज के डेट में पाकिस्तान है और ये रहा अफ़गानिस्तान का इलाका। मैप के थ्रू समझने से ये आसानी होगी कि कब, कहाँ, कैसे, क्या घटनाएं घटी हैं। इतिहास को समझने के लिए मैप को समझना बहुत आवश्यक है। अफ़गानिस्तान के लोकेशन पर फोकस करें। काबुल यहाँ पर मौजूद है, हेरात यहाँ पर है जो इसका पश्चिमी भूभाग है अफगानिस्तान का, यहाँ पर कंदहार है, और इन दोनों के बीच में यानी काबुल और कंदहार के बीच में यहाँ पर गजनी है। जीएच में यहाँ पे लिख रहा हूँ गजनी। गजनी एक सूबा था, एक राजधानी के रूप में थी महमूद गजनवी के समय में। ये आपको पता है, जो पहले क्लास आपने देखा होगा तो उसमें आपको ये जानकारी होगी। अब मोहम्मद गोरी का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ये ध्यान रहे कि मोहम्मद गजनवी और गोरी में कोई दोनों में निकटता नहीं थी, दोनों बिल्कुल अलग अलग राजवंश के हैं। तो मोहम्मद गोरी कौन थे, सबसे पहले यह समझना आवश्यक है। यहाँ पर एक राज्य या डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था अफगानिस्तान का, जो नॉर्थ मिडल वाला जो भाग है, यानी उत्तर मध्य का जो सेक्शन है, यहीं पर गौड़ का एक राज्य था जो एक जिले के रूप में था, छोटा सा इलाका था। गौड़ को गुर भी कहा जाता था। यहीं पर सबसे पहले 1163 ईस्वी में एक व्यक्ति जिसका नाम है गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, नाम पे ध्यान रखेंगे, मोहम्मद बिन शाम, ये वो व्यक्ति है जिसने 1163 में गौर में अपनी सत्ता कायम की। यहाँ पर धीरे धीरे उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाया, शक्ति का विस्तार किया और उन क्षेत्रों को अपने अधिकार में लिया जो कभी गजनी का भूभाग हुआ करता था। अब इसने अपना विस्तार किया और गजनी के राज्य तक अपने राज्य को फैला लिया। जब गजनी पर इसका आधिपत्य कायम हुआ तो गजनी आरंभ से एक फेमस स्थान था, राजधानी रही थी। तो अब गजनी का प्रशासन देखना भी आवश्यक था। अब इसने अपने छोटे भाई, जिसका नाम है मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, ध्यान से नाम को ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन शाम। ये जो मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम है, ये इनके छोटे भाई हैं और इनको जिम्मेवारी दी गई गजनी की। वो जो पीरियड है, ठीक 10 वर्षों के बाद 1163 में इसने गौड़ में अपनी सत्ता कायम की। आफ्टर 10 ईयर्स इस छोटे भाई को इन्होंने गजनी की सत्ता सौंप दी थी, प्रशासक बनाया था। वो समय हो गया 1173 ईस्वी, जब गजनी का प्रशासक इसे नियुक्त किया गया था। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम यही आगे चलकर मोहम्मद गोरी के नाम से जाने जाते हैं। जब इन्होंने सत्ता अपनी कायम की तो अपने बड़े भाई के नाम से ही ये राज्य करते रहे थे, प्रशासन चलाते रहे थे। यहाँ तक कि इन्होंने जो सिक्के जारी किए, जो खुतबा पढ़ा, सब अपने बड़े भाई के नाम पर। ये मानते थे कि हम यहाँ सिर्फ प्रशासक हैं। सुल्तान गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम ही हैं जो उनके बड़े भाई हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि गजनी से उन्होंने जो भी निर्णय लिया वो स्वतंत्र रूप से एक स्वतंत्र शासक के रूप में उन्होंने लिया था। 1173 में जब वो गजनी की सत्ता संभालते हैं तो स्वयं सारे निर्णय को वो लेते हैं। अब इन्होंने ये फैसला लिया कि गजनी, जो अब अफगानिस्तान का पार्ट था कभी, इसके राज्य को फैलाया जाए। तो इसने ये निर्णय लिया कि कैसे पूर्व दिशा की ओर राज्य का विस्तार
की जाए। यहाँ ये ध्यान रखने योग्य बात है कि इससे पहले हम लोगों ने ये देखा कि महमूद गजनवी का भारत आना और यहाँ से जाना मकसद क्या था, धन लूटना, और दूसरा जो प्रमुख उसका उद्देश्य था इस्लाम का फैलाव करना। लेकिन अब मोहम्मद गोरी का उद्देश्य इनसे अलग है। अब ये राज्य क्षेत्र को उसको कब्जाने का प्रयास करते, उस पर अधिकार करने का प्रयास करते, अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हैं। तो इनकी गतिविधियों पर अब हमें ध्यान देना है कि कब से कब तक इन्होंने किन क्षेत्रों को विजित किया, इनकी क्या गतिविधियां रही, क्योंकि अब इसी आधार पर आगे भारत में दिल्ली सल्तनत स्थापित होती है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए 1173 में मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम यहाँ का प्रशासक बनता है। एक स्वतंत्र शासक के रूप में वो वहां पे रूल कर रहा है। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, तो आप ये याद रखिए कि 1175 से लेकर 1205 एडी 1205 ईस्वी तक इसके कई अभियान भारत में हुए हैं। पीरियड याद रखिए 1175 से 1205 तक जितने भी महत्वपूर्ण अभियान है, आइए बोर्ड पर समझते हुए चलिए। सबसे पहले 1175 ईस्वी में उसने मुल्तान पर, इसे मैं कलर चेंज कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, इसने मुल्तान पर सबसे पहले आक्रमण किया। वो पीरियड है 1175 ईस्वी, ठीक है, 1175 ईस्वी। ध्यान रखिएगा 1173 में वो प्रशासक वो बनते हैं गजनी का। 2 साल के बाद 1175 में उसका पहला आक्रमण होता है मुल्तान पर, जो आज पाकिस्तान के अंतर्गत उसके पंजाब प्रांत में मौजूद है। उस वक्त मुल्तान का शासक शिया था। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि महमूद गजनवी का भी आक्रमण मुल्तान पर हुआ था और वहां भी उस वक्त शिया शासक शासन कर रहे थे। 1175 में गोरी का पहला अटैक होता है भारतीय भूभाग पर, वो इलाका मुल्तान है। नेक्स्ट जो उसका आक्रमण है वो होता है फिर से 1178 ईस्वी में। अब वो जो आक्रमण करते हैं, ये सेक्शन आ गया, आप ध्यान रखिए, ये गुजरात का इलाका है। यहाँ पर पाटन अनिलवाड़ा राजधानी थी, जहाँ पर सोलंकी शासक, बघेल शासक भीमदेव द्वितीय शासन कर रहे थे। 1178 वो समय है, वो ईस्वी सन भी ध्यान में रखना है, 1178 एडी। यहाँ पर भीमदेव द्वितीय के साथ उसका संघर्ष होता है और इस संघर्ष में भीमदेव द्वितीय ने इसे बुरी तरह परास्त किया था गोरी को, और गोरी किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस भागा था। ये उसकी बड़ी पराजय थी जो 1178 में यहाँ पर हुई थी। अब गोरी ने यह अनुभव किया कि भारत में अधिक दूरी तक प्रस्थान कर राज्य क्षेत्र को विजित करना उचित नहीं है। उन्होंने अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का निर्णय लिया था। अब नेक्स्ट जो उसका अटैक है, आप ध्यान रखिएगा, 1178 के बाद 1179 में सबसे पहले उन्होंने पेशावर 1179, जो पेशावर आज नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर प्रोविंस पाकिस्तान में है उसकी राजधानी है, तो वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में ये पेशावर था। तो 1179 में उसने पेशावर को पहले कब्जे में लिया। अब जो उनका अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का सिलसिला है वो विधिवत आरंभ होती है। यहाँ से वे आगे बढ़ते हैं, पेशावर को कब्जे में लेते हैं। अब इस पूरे पंजाब का जो सेक्शन है, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण केंद्र, यहाँ पर मैं एल लिख रहा हूँ, ये लाहौर है, वो सबसे प्रमुख केंद्र और पंजाब की राजधानी भी रही है। अब उसका मकसद ये था कि पेशावर से आगे बढ़ते हुए इन क्षेत्रों पर अधिकार कायम किया जाए। कई प्रयासों के बाद उसने 1186 में लाहौर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त कर ली। यानी अब गोरी का इस पंजाब, जो आज पाकिस्तान के अंतर्गत पंजाब का इलाका है, उन क्षेत्रों पर उसका आधिपत्य कायम हो गया। ये समय है 1186 ईस्वी। यहाँ पर अधिकार जमाने के पश्चात अब गोरी को ये लगने लगा कि बार बार गजनी वापस जाना ये उचित नहीं था युद्ध की रणनीति के दृष्टिकोण से। इसलिए अब उसने लाहौर को अपना बेस बनाया, आधार बनाया, और लाहौर से उसने भारतीय भूक्षेत्र पर अपना अभियान आरंभ किया। अब ध्यान से समझिएगा, 1186 तक आते आते ये क्षेत्र अब उसके नियंत्रण में जा चुके थे।
अब इसकी महत्वाकांक्षा बढ़ रही थी कि कैसे भारतीय क्षेत्र में और आगे बढ़ा जाए। अगला जो अभियान इसका होता है 1186 के पश्चात, ठीक 3 साल के बाद 1189 तबर हिंद जो वर्तमान में आज भटिंडा पंजाब है, वो तबर हिंद उस वक्त कहलाता था। 3 साल बाद ही लाहौर से वे और आगे बढ़कर आज का जो भारतीय पंजाब है वहाँ पर भटिंडा है, जो उस वक्त का तबर हिंद था, इस पर वो अधिकार कर लेता है 1189 में। और ये ध्यान रहे कि ये जो तबर हिंद है ये इलाका था चौहान शासकों का, जो राजस्थान में शासन कर रहे थे, जो शाकंभरी अजमेर उनकी राजधानी हुआ करती थी। शाकंभरी से चौहान शासक शासन कर रहे थे और इस समय शासक थे पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाने जाते हैं। राय पिथौड़ा काफी प्रसिद्ध शासक है चौहान वंश के, जो अंतिम शासक भी है, तो यही शासन कर रहे थे और इसके राज्य क्षेत्र का ही भूभाग था जो तबर हिंद था। अब जब इस इलाके पर गोरी ने कब्जा जमाया तो उसकी महत्वाकांक्षा और बढ़ी। यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि उस वक्त पृथ्वीराज चौहान भारत के समस्त शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे, जो चौहान वंश के थे। उसके राज्य क्षेत्र में घुसकर उसके इलाके पर कब्जा जमाना गोरी के मनोबल को बढ़ाने वाला था। अब उसने और आगे बढ़ने का निर्णय लिया और अब याद होगा आपको 1191 तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी का सामना होता है पृथ्वीराज चौहान से, जो पृथ्वीराज तृतीय अथवा राय पिथौड़ा हैं। यह भी घमासान युद्ध था, लेकिन इस युद्ध में भी गोरी की हार हुई, वो पराजित हुआ। तो यहां ध्यान रखना है कि 2 बार, एक बार 1178 में भीमदेव द्वितीय से वे परास्त हुए, दूसरी बार 1191 में पृथ्वीराज चौहान से। तो दोनों ही बार गोरी मरते मरते बचा, किसी तरह अपनी जान को बचाया और भागने में सफल रहा। लेकिन यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि गोरी अपनी असफलताओं से निरंतर सीखता था। उसने इस ओर ध्यान दिया कि आखिर क्या वजह है जो हमारी इस वक्त हार हुई है। अपनी खामियों पर, अपनी कमजोरियों पर उसने फोकस की और अगले ही साल पूरी तैयारी के साथ, इट मीन्स 1192 तराइन का दूसरा युद्ध। अब इस युद्ध में पासा पलट गया। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया और ध्यान रहे कि यह जो हार है गोरी के लिए भारत में रास्ता पूरी तरह ओपन कर दिया। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ी गई थी, और इस युद्ध में अब पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। अब ये जो इलाका राजपूताना का जो इलाका है अब गोरी के नियंत्रण में आ जाता है। ईस्वी सन याद रखिए 1192। अब जो उसका नेक्स्ट अभियान है वो गहरवाल वंश के जो शासक है, जिन्हें हम राठौर भी कहते हैं। अगर यहां पर हम भारत में आगे चलें तो उत्तर प्रदेश का जो इलाका है वहां पर गहरवाल वंश का शासन था। और 1194 चंदावर का युद्ध जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ी गई थी 1194 में, 1194 ईस्वी में। और इस युद्ध में भी गोरी विजयी हुआ और इस तरह से उत्तर भारत का जो क्षेत्र था, जिनमें पंजाब, राजपूताना और उत्तर प्रदेश जो आज का है, वो पूरे इलाके पर उसका नियंत्रण कायम हो गया। ये जो 2 महत्वपूर्ण युद्ध हैं, तराइन का सेकंड जो 1192 का है और 1194 चंदावर का युद्ध, इन दोनों युद्धों को जीतकर गोरी का जो मनोबल था उस 7वें आसमान पे था। लेकिन यहां यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि गोरी अपने मूल स्थान गजनी को गंवाना नहीं चाहता था। गजनी को आधार बनाकर ही वो भारतीय भूक्षेत्र में अपने राज्य का विस्तार कर रहा था। 1194 के पश्चात 1195 ध्यान रखिएगा 1195 उसने 2 क्षेत्रों को विजिट किया। वो 2 क्षेत्र यहां पर हैं, वो है ग्वालियर और राजस्थान का इलाका, जो दिल्ली का सदर्न पार्ट है।
बयाना और ग्वालियर, ये दो सेक्शन है जिस पर 1195 में गोरी ने अपना अधिकार कायम किया। इसका मतलब दिल्ली की जो दक्षिणी सीमा है, जहां पर ग्वालियर बयाना है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, बयाना राजस्थान में है, तो इन क्षेत्रों को विजिट करके उसने दिल्ली को सुरक्षित कर लिया। तो यहां तक अभियान, आप ध्यान रखें कि अब समस्त भारतीय भूक्षेत्र को जो उन्होंने विजिट किया, लगभग पूरे उत्तर भारत को, और इस पूरे भूक्षेत्र को उसने अपने जो प्रमुख सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों सुपुर्द कर दी, और उसी के सहयोगी के रूप में बख्तियार खिलजी मौजूद थे। इन दोनों के हाथ में यहाँ की जो शासन सत्ता या प्रशासन सौंप कर वो वापस 1196 यानी 1196 में गजनी लौट जाता है। ध्यान से समझना है अब आगे की चीज़ों को। 1196 में वो गजनी लौटा, मकसद ये था कि उस वक्त सेंट्रल एशिया की जो बड़ी शक्तियाँ थी वो गजनी पर दिव्य दृष्टि लगाए हुए थे, और गोरी की प्राथमिकता थी कि गजनी को पहले बचाना है। इसलिए 1196 में गोरी वापस लौटकर गजनी चला जाता है। अब आगे भारतीय भूक्षेत्र में जो भी राज्य का विस्तार होता है वो उसके प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी उसे आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर यह ध्यान रहे कि 1196 में जब वो लौटा, 1197 1197 वो पीरियड है, बिल्कुल सिस्टमैटिक बढ़िएगा। बख्तियार खिलजी ने पश्चिम से पूर्व की ओर अभियान आरंभ किया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो शाकंभरी दिल्ली के सेक्शन पर वो अपना नियंत्रण कायम किए हुए था, और बख्तियार खिलजी ने अपने नेतृत्व में सेना को लेकर पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान किया, बिहार और बंगाल की ओर। 1197 वो पीरियड है जब इसी समय वो बिहार पहुंचा और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया, आग के हवाले कर दिया। इसने औदंतपुरी बिहार, जो आज बिहार शरीफ है वो औदंतपुरी बिहार था, उसे भी ध्वस्त किया, और वहाँ पर अब उसका नाम, जो पहले औदंतपुरी कहलाते थे, इसका नामकरण इसी समय बिहार शरीफ होता है। वो 12th सेंचुरी की बात है, 1197 में। यहाँ के जो शासक थे वो शासक थे इंदुमन, जो उस वक्त बिहार में शासन कर रहे थे। इंदुमन वे इसके आक्रमण से राजधानी छोड़कर, जो औदंतपुरी थी, वो भाग खड़ा होता है, खुला छोड़ देता है इस इन्वेडर के लिए, इस आक्रमणकारी के लिए। बख्तियार खिलजी ने जो कत्लेआम किया, नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया, और इसके पश्चात वो आगे की ओर बंगाल की ओर बढ़ गया। उस वक्त बंगाल में लक्ष्मण सेन शासन कर रहे थे, जो सेन वंश के शासक थे, वो बंगाल में उनका शासन था। तो बख्तियार खिलजी लगातार पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए बिहार और बंगाल को भी विजिट कर लिया था। सेम टाइम अब ध्यान रखना है कि जब 1196 में गोरी लौटकर गजनी गया, तो गजनी की स्थिति को, वहाँ के नियंत्रण को वो पूरी तरह अपनी मुट्ठी में करना चाहता था, और इसके लिए वो संघर्षरत था। लगातार ये घटनाएं घट रही थी। 1204 ईस्वी में, घटना को ध्यान से समझिएगा, 1204 ईस्वी वो समय है जब सेंट्रल एशियाई एक युद्ध में गोरी परास्त हुआ। मध्य एशियाई तुर्कों से ही इसकी हार हुई थी 1204 ईस्वी में। जब उसकी हार हुई तो ये रूमर, ये अफवाह फैल गई कि गोरी की हत्या हो चुकी है, युद्ध में वो हारा है और उसकी हत्या कर दी गई है, यानी गोरी की मौत की ये अफवाह फैल गई। लेकिन गोरी मरा नहीं था। जैसे ये अफवाह फैली कि गोरी की मौत हो चुकी है, जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का ये जो सेक्शन है, यहां पर खोखर, याद होगा अगर आपने, खोखर एक जनजाति थी, यहां पर लगातार उपद्रव मचा रहे थे। जैसे गोरी की मौत की खबर इन्हें मिलती है, जो कि एक अफवाह थी, अब यहां पर खोखर अपने जो नेता हैं वो है रायमल, उनके नेतृत्व में यहां पर पंजाब के क्षेत्रों में उपद्रव आरंभ कर देता है। अब यहां पर जो गतिविधियां चलती हैं, पंजाब के इलाके को अपने अधिकार में लेता है। गजनी की ओर जाने वाला जो मार्ग है, इसे भी वो खोखर अवरुद्ध कर देते हैं। अब ये जो स्थिति थी, ये इनके लिए विकट थी, क्योंकि यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक
के नेतृत्व में सेना विराजमान थी, राज्य क्षेत्र का विस्तार हो रहा था, लेकिन अब गजनी का जो मार्ग है वो कट गया था, खोखरों ने उस पर कब्जा जमा लिया था। अब इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक एक सेना के साथ नॉर्थ वेस्ट पहुंचते हैं खोखरों से निपटने के लिए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती है। यही खबर गोरी तक भी पहुंचती है। अब गोरी भी, अब ध्यान दीजिएगा, 1205 में दलबल के साथ वे पुनः इस ओर आते हैं। मोहम्मद गोरी आते हैं इस ओर से और कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना जाती है इस ओर से। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के पास जाकर दो नदियों के बीच का क्षेत्र झेलम और चिनाब, जो जम्मू कश्मीर में आज हमारे भारतीय भूभाग में है, जो आज पाकिस्तान में जाकर सिंधु से मिलती है, झेलम और चिनाब नदियों के बीच में दोनों तरफ से जो अटैक हुआ, गोरी की सेना नॉर्थ डायरेक्शन से और कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना साउथ से, खोखरों का भारी पैमाने पर कत्लेआम किया गया। हजारों खोखरों को मार दिया गया और उससे भी कई अधिक को बंदी बना लिया गया और दास के रूप में उसे बेच दी गई। खोखरों का ये जो कत्लेआम हुआ, गोरी उसके पश्चात वहाँ से लाहौर पहुँचा था। वो पहुँचा था फरवरी, ध्यान से समझिएगा, 1206 ईस्वी में। खोखरों के नेता रायमल थे, ये ध्यान रखना है। और खोखरों का जब दमन किया गया, अब गोरी फरवरी 1206 ईस्वी में लाहौर पहुँचता है। लाहौर जैसे ही वो पहुंचा, उसे फौरन गजनी जाने की आवश्यकता पड़ी। वहां की स्थिति ऐसी कुछ बन गई थी। अब उसी समय वो गजनी लौटने के लिए लाहौर से प्रस्थान किया, किंतु आज जो वीडियो आपका शूट हो रहा है, आज तारीख है 15 मार्च। यही वो दिन है, आज का ही दिन, 15 मार्च 1206 ईस्वी। आज के ही दिन गोरी की हत्या कर दी गई थी खोखरों के द्वारा। जो विद्रोही खोखर थे और जो सिया मुसलमान थे, उन लोगों ने मिलकर गोरी की हत्या कर दी। ये घटना है 12 मार्च 1206 ईस्वी की। गोरी की रास्ते में हत्या हो गई थी। अब गोरी के शव को गजनी ले जाकर दफना दिया गया। अब यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि गोरी के ना रहने के पश्चात, चूंकि गोरी का अपना कोई पुत्र नहीं था, इसलिए राजगद्दी पर अधिकार किसका हो, ये चीज़ें आगे घटित होती हैं। अब ये प्रतिद्वंदिता आती है जो तीन मुख्य व्यक्ति हैं। हम लोगों को देखना है भारतीय भूक्षेत्र में प्रशासन कैसे आगे बढ़ता है, दिल्ली सल्तनत कैसे स्थापित होती है। तो आप गौर करें कि 15 मार्च 1206 को मोहम्मद गोरी की मौत होती है और जून 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के रूप में मौजूद हो जाते हैं और जून 1206 में इनका राज्याभिषेक किया जाता है लाहौर में। यह अलग चीज़ है कि उन्होंने मलिक और सिपहसालार ही अपने आप को कहा, लेकिन विधिवत एक सुल्तान के रूप में 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। यानी मोहम्मद गोरी ने जो अभियान चलाया था, जो राज्य क्षेत्र को विजित किया था, उन्हीं क्षेत्रों पर अब भारत में मुस्लिम राज्य कायम हो जाती है जो दिल्ली सल्तनत है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम सुल्तान वो बनते हैं। तो शुरुआती दौर में लाहौर ही उसका केंद्र होता है, राजधानी लाहौर होती है, तो कैसे अन्य चीज़ों का विस्तार होता है। ओके, थैंक यू।